तुम्हारे सीएमए इंटर के हिसाब से पहला चैप्टर हम लोग लिए थे, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड व्हाट लीगल सिस्टम इन इंडिया। इसके हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ अलग से भी जोड़ रहे थे क्योंकि वो भी जरूरी था। पिछले दो क्लास में पहला क्लास क्या करवाए थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में कि अपना सिस्टम चलता कैसे है। अपना सिस्टम चलाने के लिए वो लोग क्या किया, तीन पिलर कौन कौन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यही था। और साथ ही साथ पावर को दो लेवल पे बांटा। पावर को, पावर का दो लेवल के कारण हम लोग क्या कहते हैं उस सिस्टम को, फेडरल स्ट्रक्चर। पावर का दो लेवल का मतलब क्या है, कुछ पावर सेंट्रल यानी यूनियन को, कुछ पावर स्टेट को। इसके लिए उन लोगों ने क्या लिखा, शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 में कि किसके पावर में क्या आएगा। शेड्यूल 7 में पावर का जो लिस्ट दिया उसमें कितने लिस्ट, पहला लिस्ट कौन, यूनियन लिस्ट यानी लिस्ट 1, दूसरा लिस्ट स्टेट लिस्ट, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट यानी दोनों के पावर में आया। अब सिस्टम में देखा था कि लेजिस्लेटिव का काम था लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम था लॉ को एग्जीक्यूट कराना, जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट को सेटल करना। इसके बाद क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रियम्बल, प्रियम्बल के बाद क्या, फंडामेंटल राइट। ये दो चीज जिसके आधार पे तू कभी गवर्नमेंट को भी चैलेंज क्या है कर सकता है। फंडामेंटल राइट लॉ के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर है, जो आर्टिकल्स में लिखा। प्रियम्बल में क्या बोला, वो तो इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वो इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन है, भले ही वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर भी सरकार को उसका ध्यान क्या है रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा जो पिछले क्लास बोले थे कि लॉ बन के कैसे आया, जो नोट्स था वो थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू लॉ को 7 यूनिट में वो लोग क्या किया है, बांटा है। इस चैप्टर से उनका एलोकेटेड मार्क्स है 6 या 5 जो भी है। एक एमसीक्यू होगा और एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, बट ये तुम्हें पूरे सिस्टम के बारे में बताता है। पढ़ने का आदत तो रखोगे, लिखने की आदत पे भी बात करेंगे। आज थोड़ा पहले हल्का सा जो लेजिस्लेटिव का जो लॉ है उस पे बात कर लेते हैं थोड़ा, फिर इसमें आऊंगा। फंडामेंटल राइट्स मैंने कहा था बढ़िया से पढ़ ले, बिकॉज तुझे यही नहीं मालूम कि तेरे अधिकार कौन है। मतलब फंडामेंटल अधिकार रहा तो पता है तो ममता जी, मोदी जी किसी को भी चैलेंज कर सकता है कि तुझे मालूम है ये तेरा क्या है, फंडामेंटल राइट है। अब लॉ जो बन के आता है कॉन्स्टिट्यूशंस के पावर के आधार पे, जिसने भी लेजिस्लेट किया, कभी कभी मजाक में हम लोग कहते हैं, कुछ लोग डराते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी किसी को बोले भाई लॉ में लिखा है तो मजाक में क्या बोलना, देखा है लॉ कैसा दिखता है, कभी कभी उसको क्या बोलना, ये जो लॉ लॉ बोल रहे हैं पहले देखा है कि कैसा दिखता है। जिंदगी में किसी चीज को रॉ तौर पे देखने की कोशिश करना, तो लॉ कैसा दिखता है यदि बात उसकी करेगा तो लोगों को हमेशा बता देना कि लॉ कुछ ऐसा दिखता है।
लॉ कुछ ऐसा दिखता है, ऑफिशियल लॉ, ऑफिशियल लॉ ऐसा दिखता है, मतलब वैधानिक चीज है भाई। तू जो बुक में देख रहा है वो तो सीधे है, बट जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, देख के ही पहले डर लगेगा तुझे भाई, डरावना है। क्यों डरावना है तो समझ में आ रहा है, बिकॉज फोर्स क्या है उसके पीछे, बिहाइंड द पावर फोर्स क्या है, कौन तुम्हें मजबूर कर रहा है उसको मानने के लिए, मानने के लिए। ये जो रूप देख रहा है, सीधे सीधे एक लाइन में तो बोलता भाई सरकारी कागज है, कौन सा कागज है, सरकारी कागज है। यानी लॉ, जो भी तू लॉ पढ़ेगा पहले सरकार को पब्लिश करना पड़ता है। लॉ को पब्लिश करना पड़ता है तो उसका नामकरण क्या दिया, गैजेट ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या बोल रहे हैं, भारत का राजपत्र। यानी उस पेपर में कुछ बातें फॉर्मेलिटी, और उस फॉर्मेलिटी के बाद ध्यान दे कि वो लॉ से रिलेटेड एक लॉ का एग्जाम्पल ले रहा हूं, और वो लॉ का एग्जाम्पल किसने पब्लिश किया, भारत सरकार के काम को अलग अलग मंत्रालय में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो एक मंत्रालय का काम ही क्या है, जितने कानून बन रहे हैं उसकी पूरी पूरी फॉर्मेलिटी को फॉलो करना। नहीं तो कुछ लोग सीधे चैलेंज कर देंगे, हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी इसकी पूरी हुई नहीं है। तो कौन से लॉ के बारे में जिक्र है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, पिछला लॉ को बदला गया था। तो कभी बिजनेस स्टडी में पढ़े थे 12th में, पुराना था, फिर बाद में एक नया रिप्लेस हुआ। तो एक तारीख, और जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रियम्बल होता है ना, वैसे ही लॉ का ऑब्जेक्टिव तुझे वहां पे दिखेगा। लॉ का ऑब्जेक्टिव कहाँ है बाबू साहब, क्या है ऑब्जेक्टिव इस लॉ का, देख पढ़ उसको जोर से आर्यन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव। लॉ क्यों लिखा है, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसा तो नहीं आज हम लोग फुर्सत में है दो चार तो लिख देते हैं, कोई तो मकसद रहा होगा, प्रॉब्लम, जिसके कारण लॉ क्या किया गया। कौन सा लॉ के बारे में तू पढ़ रहा था अभी इंट्रो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस लिए बना, प्रोटेक्शन ऑफ, तुम्हारे हितों की सुरक्षा के लिए। नहीं तो असली घी के नाम पे नकली बेच देते हैं लोग। ऐसा तो बहुत सारा चीज तुम यूज कर रहे हो, तो तुम उसके अगेंस्ट में कौन से लॉ में तुम्हारा जिक्र होगा, एक एंड, क्या, एंड कंप्लेन होगा उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, तो कंप्लेन होगा तो कहाँ जाएगा,
कौन सुनेगा? तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए क्या किया गया है? एस्टैब्लिश ऑथोरिटीज लॉ में। कहाँ जाना है, किसके पास जाना है? आप अपने कंप्लेन को कहाँ लेके जाओगे? काम को देखा कैसे जाएगा? ये सोच करके ये लॉ लिखा गया। तो जिंदगी में कोई भी लॉ में ना ऊपर की तरफ क्या मिलेगा तुझे? ऑब्जेक्टिव। अब लॉ में जो लिखा जाता है वो शुरुआत तेरे किताब की तरह हुआ, चैप्टर 1, और हर एक चीज एक स्टोरी की तरह लिखा जाना चालू होगा, एक के बाद एक। छोटा लॉ है छोटा होगा, बड़ा लॉ है बड़ा होगा। तो जिंदगी में कुछ सैंपल पेपर लिए थे कि आपका लॉ यदि है तो दिखता कैसा है। भले ही वो मजाकिया क्वेश्चन था, लॉ दिखता कैसा है? लॉ ओरिजिनली ऐसा दिखता है, ओरिजिनली। लॉ ओरिजिनली ऐसा एक के बाद एक दिखता है। और तुम यदि फॉर्मली उसे देखते हो, ऑफिशियली, मतलब कोई तुमको बोला भाई ये लॉ में बोला गया है, तू क्या बोला? भाई हम खुद देख लेगा कहाँ पे क्या बोला गया है, तेरे से सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है वो दिखता कहाँ है, क्या देखते हैं। तो तू पहले तो ये क्लियर कर कि एक लॉ है। संविधान कैसा दिखता है? कुछ इसी तरह, बट उसमें आर्टिकल्स है। अब लॉ में कोई भी चीज यदि लिखा हुआ है तो कोई भी बोलेगा भाई कहाँ लिखा गया है। लॉ में यदि मान ले बोला गया कि कंज्यूमर कंप्लेन करेगा, कौन कंप्लेन करेगा? कंज्यूमर कंप्लेन करेगा। तो किसी ने पूछ दिया कंज्यूमर किसको बोला जाएगा या कंप्लेन किसको बोला जाएगा? तो लॉ उन चीजों को भी क्या करता है? डिफाइन करता है। क्या? कंप्लेन किसको कहते हैं? कंप्लेन किसको कहते हैं और कौन सी चीजों के लिए कंप्लेन कर सकते हो? तो लॉ में जो भी लिखा गया है तू भी पूछ सकता है या कोई भी तेरे से पूछेगा कहाँ लिखा भाई कंप्लेन के बारे में, कौन सी ऐसी जगह है? तो क्या बोलते हैं हम लोग, जो कुछ भी लिखा गया है उसका एक सीरियल नंबर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक सीरियल नंबर दिया जाता है। और जो सीरियल नंबर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशंस में सीरियल नंबर को आप आर्टिकल्स बोलते हो, और लॉ में सीरियल नंबर को 1 सेक्शन, 1 का सब सेक्शन, 1 1 1 2 1 3 एंड वॉट। बिना नंबरिंग का यदि लिख दिया जाए ना तो कल तुम किसी को बता ही नहीं पाओगे कि कहाँ लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है। 1 खत्म होगा तो नेचुरली कौन सा चालू होगा? 2 चालू होगा। 2 के 1 में क्या बोला गया है? एडवर्टीजमेंट का डेफिनेशन। 2 के 2 में क्या बोला गया है? अब कंपनियां तुमको धोखे वाला एडवर्टीजमेंट देती हैं, तो पहले कंपनी बोलेगी हमने तो कुछ किया नहीं, तो तू बोलेगा सर एडवर्टीजमेंट में उसने दिखाया था। तो बोला एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट वो तो जनरल वर्ड है, उसने एडवर्टीजमेंट वर्ड को डिफाइन किया है। एडवर्टीजमेंट वर्ड को क्या किया? डिफाइन। वो ऑडियो हो, वो विजुअल हो, कोई रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई नोटिस हो, सर्कुलर हो, कुछ भी। ध्यान रख,
मजाक की चीज ही नहीं है वो। तो लॉ में ऐसी चीजों को सीक्वेंस में सीरियली एक के बाद एक बोला गया है। तो जब एक के बाद एक बोला गया है ना, तो सीधा सीधा हम लोग कहते हैं लॉ में सबसे पहले क्या जिक्र रहा तेरा? ऑब्जेक्टिव। मैं एक लॉ का नाम ले रहा हूं, उसका नाम क्या है यहाँ पे फिलहाल? इनकम टैक्स एक्ट 1960। वहां तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिखाया। यहाँ चल, तू तो अपने सीएमए के दरमियान 50 से 100 लॉ तो पढ़ेगा, पढ़ेगा तू। उसमें से एक लॉ जो तू बहुत बढ़िया पढ़ने वाला है, वो लॉ का नाम क्या होने वाला? इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी एक्ट। ये कुछ लॉ है जो मेन तेरे बिजनेस से रिलेटेड है, वो तुझे डिटेल में पढ़ना है। तो किसी भी लॉ में मैंने कहा पहले तुझे क्या मिलने वाला है? पहले तुझे मिलेगा क्या? ऑब्जेक्टिव। पहले क्या मिलने वाला है? तो ऑब्जेक्टिव इनकम टैक्स लॉ वाले का बंदे ने क्या लिखा? गवर्नमेंट के लिए ये क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। लॉ के नाम में ये वाला ईयर क्या बताता है? कब बना है? कब लागू, कब से होगा वो तो नोटिफाइड होगा। संसद में पास कब हुआ? कौन से ईयर में? अभी जो देखा था थोड़ी देर पहले, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देख वहां पे सीधा सीधा लिखा था कि जो ये लॉ है पास 2019 में इनैक्ट हुआ। क्या बोला? इनैक्ट, बना। 70th ईयर ऑफ वॉट? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ने द फॉलोइंग एक्ट एसेंट मतलब मंजूरी, एसेंट मतलब मंजूरी। राष्ट्रपति जी ने उन्हें कब मंजूरी दी? 9 अगस्त 2019 को उनका सिग्नेचर हुआ और उसी दिन उसे राजपत्र में पब्लिश क्या है, कर दिया गया। 2019 में ये 35वां लॉ था। क्योंकि एक ही नहीं, बहुत सारा बना होगा ना, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में है वो अपने आप में क्या है? ईयर है। बट लागू जरूरी नहीं है कि वो उसी दिन से होगा। लागू हुआ था कब? इनकम टैक्स एक्ट लागू कब से हुआ? पढ़ोगे तो लॉ अपने आप में एक प्लेन टेक्स्ट और पैरा है। हर एक पैरा का एक क्या है? सीरियल नंबर है। और कुछ सीरियल नंबर का एक क्या होता है? चैप्टर होता है। तो चैप्टर में सीरियल नंबर यदि ऐसा कुछ दिखा तो पढ़ोगे क्या इसे? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। पढ़ते वक्त जिंदगी में जब तुम फॉर्मल तरीके से बात करोगे ना, तो इन शब्दों के साथ एक्सप्लेनेशन, कभी कभी उस सेक्शन के नीचे कभी कभी क्या मिलता है? एक्सप्लेनेशन। तो ऑफिशियली ये सारा कुछ तुम इसलिए पढ़ रहा है कि तुमको किसी दूसरे से नहीं सुनना। क्योंकि दो आदमी हो सके दो डिफरेंट चीज बोल दिया। तुमसे कोई बोला भाई लॉ में ये लिखा, एक ने कहा हाँ, एक ने कहा ना, तू भी बोला भाई किसका माने? तो फिर तो क्या बोलेगा? छोड़ो हम खुद ही पढ़ के देखता है। तुम लोग बोला ना, तू क्या बोलेगा? हम खुद ही उस सेक्शन को क्या है, पढ़ के देख लेते हैं क्या बोला गया। तो अपनी क्षमता इसलिए बना रहा है कि किसी के हाँ या ना में उलझना नहीं। तो अपना खुद पढ़ खुद समझ।
कभी कभी नंबरिंग कुछ कैसा मिलेगा, ब्रैकेट में 1 2 की बजाय 1 A, 1 2 की बजाय, तो 1 A को ही क्या पड़ेगा, सब सेक्शन। बोला क्यों आया ये, बीच बीच में लॉ जब चेंज होता है ना, तो सीरियल नंबर, दो सीरियल नंबर में उसको अंदर ढुकाए तो कैसे ढुकाए, उस समय नंबरिंग क्या होता है, बीच में इंसर्ट कर दिया जाता है। अब 87 से 88 चालू हो गया था, कल पता चला यार कुछ और चेंज करना है, और उनको लगा कि ये 87 और 88 के बीच में होना ही बेहतर होगा। लास्ट में एकदम लिखने से फिर वो रेलेवेंस क्या है, खत्म हो जाए। तो 87 से 88 के बीच में उसको लाने के लिए बंदों ने उसका नंबरिंग क्या कर दिया, 87A, क्या कर दिया, 87A, समझे। और कभी कभी सीधे सीधे 2 के बाद नंबर नहीं हो के ABCD आ जाए। तो यदि अल्फाबेट्स अकेला है तो उसको क्लॉज पढ़ना, ब्रैकेट के साथ है तो। यदि वो कोई ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं हो के नंबर के साथ है तो क्या पढ़ना, 87A, क्या पढ़ेगा, इसको क्या पढ़ेगा, सेक्शन 2 क्लॉज A, इसको क्या पढ़ेगा, ब्रैकेट में नंबर के साथ यदि अल्फाबेट्स है तो सेक्शन 6 1A, और 3 रहा तो सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज। और कभी कभी सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज के नीचे कौन सी लाइन होगी, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 6, सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन में बोला गया है। मतलब कोर्ट पे जब खड़ा हो गए, जज को आर्गुमेंट करोगे या किसी से आर्गुमेंट करोगे, किसी को समझाओगे, तो बोलना पड़ता है, क्योंकि तुम तो वर्बली बोल रहे हो। पूछा क्यों किया ऐसा, बोला सर एक्सप्लेनेशन 1 और सेक्शन 6 में तो लिखा था, एक्सप्लेनेशन 1 और सेक्शन 6 में लिखा हुआ था। तो तुम्हें तो जवाब देते वक्त, जवाब तुम्हें देना है उसके ऑफिशियल भाषा में, ऐसा बोलो कि सामने वाला भी चुप हो जाए, आगे बात ही ना करे। नहीं तो सामने वाला आर्गुमेंट करेगा गलत है, तो बोला कैसे गलत है, सेक्शन 6(1) में पढ़ के देखिए आप। मतलब मेरा आधार क्या है, क्लियर है। तो जिंदगी में जब जिस लॉ में हम लोग चलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, एक ब्रीफ पार्ट थोड़ा डिस्कस कर रहा था कि आप किसी को जवाब किस भाषा में दोगे, चाहे लिख के दो या बोल के दो, अगला उसके बाद कुछ बोले ही नहीं। क्यों, वो जानता भाई जो लिखा हुआ उसी हिसाब से तो क्या है, किया है, तो फिर कहाँ से उसे गलत बोल दो या काट दो। हाँ, दो लोगों का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, वो बोल सकता है मेरे हिसाब से तो ये हो रहा है, तो बोल सकता है नहीं मेरे हिसाब से तो ये हो रहा है। और जब दो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट रहा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो कोर्ट उसे कभी कभी क्या करता है, क्लियर करता है। या कभी कभी लॉ लेजिस्लेटिव भी खुद ही क्लियर कर देती है, क्या बोलती है कि यार शब्दों से कंफ्यूजन लग रहा है, तो बोला नीचे एक काम कर, एक्सप्लेनेशन डाल दो, नीचे क्या कर, एक्सप्लेनेशन डाल दो, सो दैट की कंफ्यूजन क्या हो, क्रिएट ही ना हो। क्योंकि शब्द है, तुम जो समझे वही हम समझेंगे ये जरूरी नहीं है। तभी एक ही चीज को लेके क्यों लॉयर झगड़ा कर रहे हैं, वो बोल रहा है हमारे हिसाब से ये, हमारे हिसाब से ये, तभी तो वो झगड़ा है। तो चल लिख फटाफट इसे थोड़ा सा, एक डिस्कशन में कि लॉ जिसे तू पढ़ने वाला है रोज, फाउंडेशन में भले ही सेम चीजों से शुरुआत तो किए थे, लेकिन हम भी जानते हैं उस समय तू बचपना में था, अब तू मैच्योर्ड हो रहा है,
तो जब मैच्योर्ड हो रहा है तो तू भी अब उसी तरह से देखेगा। आज जैसे कि ये फाउंडेशन का लॉ का पेपर है, स्क्रिप्टिव, 12 के बाद 16, 3 दिन बढ़िया गैप था उनको। सबसे ज्यादा लोग लटकते उसी पेपर में हैं, और लटकते इसलिए हैं क्योंकि इन जनरल हवा में ही पढ़ते हैं, जबकि है वो लॉ। और थोड़ा थोड़ा करके अब तो लिखने के बारे में बोलूंगा ही, कि आप अपना खुद से कुछ लिखने का आदत डालना है। एक पेपर जिससे सब नॉर्मली डरते हैं, समझ में नहीं आता है, डरने का एक ही कारण मेरे को लगता है, वो उसे पूरा सही से कभी पढ़ते ही नहीं है। बिना पढ़े तो नहीं ढुकेगा अंदर। कुछ लोगों को लगता है बिना पढ़े अंदर ढुक जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। बिना पढ़े आपके दिमाग में चीजें चली जाए। तो हो गया। तो अलग अलग लॉ में जो मिलने वाला है सेक्शन, अब आ जाओ। लॉ सेक्शन बोलता है कौन सी जगहों पे आर्टिकल बोला जाता है। कहीं कहीं सेक्शन की जगह आर्टिकल बोला जाता है। कौन सा जगह पे? इतना जल्दी भूल गया? भी बोले थे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए चीजों को क्या बोलते हैं? आर्टिकल। ठीक है। और लॉ में लिखी हुई चीजों को क्या बोलते हैं? लॉ में लिखी हुई चीजों को बोलते हैं सेक्शन। क्लियर?
तो सेक्शन और तुम्हारा आर्टिकल्स में अंतर कैसे समझा? आर्टिकल संविधान में लिखे हुए चीजों को सेक्शन नहीं बोलते हैं। कौन सा आर्टिकल से एक दो ठो याद है बता? आर्टिकल 246। 246 में क्या बोला था? किसके पावर में क्या आएगा, लिखा है ना। तो बात होगी ना कि भाई कहाँ जिक्र है। तो फंडामेंटल राइट्स 17, 18, 19, 20 जो भी चल रहा था। अब किसी भी लॉ में पहला 2 सेक्शन कॉमन होता है। तो याद तो 1 2 से ही होगा ना। तो सेक्शन 1 सभी लॉ में 3 चीजों के बारे में बोलता है। कौन सा 3 चीज? कौन सा 3 चीज? शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल मतलब उसका नाम क्या है। दूसरा एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब क्या बोले? दायरा, हद। वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल है या होल ऑफ द इंडिया एप्लीकेबल है। तो वहीं से पता चलता है ना कि ये लॉ किसको मानना पड़ेगा। एंड थर्ड का बोलता है कभी कभार, क्या बोला? कमेंसमेंट है। कमेंसमेंट। तो 3 चीजें सेक्शन 1 में हो सकती है। कमेंसमेंट मतलब कब से लागू होगा। थोड़ा फॉर्मली देख लेते हैं। अभी तो एक लॉ अपने देख रहे थे। देख, पहला क्या बोला? पहला बोलता है कि मेरा नाम ये है। बिकॉज ऊपर का चीज तो अपनी जगह है। पहले तो बोला भाई पहले मेरा नाम क्या है। फिर क्या बोला? अब सब जगह है। क्योंकि 2019 कोविड के पहले था। और कोविड में आर्टिकल 370 को क्या किया गया? हटा दिया गया। आर्टिकल 370 कहाँ पे जिक्र था? अभी बोला आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल मतलब आर्टिकल क्या बोला जाता है कि आर्टिकल 370 हटा लिया गया। तो आर्टिकल 370 में क्या था? जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर दिया गया था। क्या पावर था? कि भारत के सारे लॉ आप पे लागू नहीं भी हो सकते हैं। मोदी जी और शाह जी ने क्या बोला? ना तुमरे पे भी सब लागू होगा। तुम कौन सा दूसरा जगह का है। तो क्या किया गया था? 270 को क्या किया गया? हटा लिया गया, रिमूव कर दिया गया। जब आजादी के समय उनको भारत में मिलाया गया था तो उनके ऑब्जेक्शन के कारण लाया गया था। बट उस दिन ही बात थी कि इसको जितना जल्दी हटा देना है। पिछले की सरकारों ने नहीं हटा पाया था। तो सिस्टम के तहत उस संविधान में उस सेक्शन को ही क्या किया गया? आर्टिकल्स को हटा दिया गया। और जब वो आर्टिकल 370 हटा तो अब इस तरह की चीजों का मतलब ही क्या हुआ? खत्म हो गया। समझ गए? तो जिस लॉ में भी ऐसी बातें हैं उनका अब कहानी क्या है? खत्म है। सिस्टम है भाई, वो जब तक बदला नहीं जाता तुम हटा नहीं सकते थे, कर नहीं सकते थे। तो एक था टाइटल, दूसरा है एक्सटेंट, एंड तीसरा है कब से लागू होगा। या तो डेट यहाँ मेंशन है तो ठीक, नहीं तो क्या लिखा? भारत सरकार जब चाहे अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग डेट में क्या कर सकती है?
मेंशन कर सकती है कि ये सेक्शन इस दिन से लागू होगा, ये सेक्शन इस दिन से लागू होगा। कुछ लॉ एक ही दिन से सारा लागू करने से प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए उसके अलग अलग सेक्शंस का नोटिफिकेशन डेट क्या होता है। तो भाषा क्या लिखा, इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट as the central government may by notification appoint and different dates, appoint the different dates and appointed for what, different state। बोला सब चीज तो यहाँ नहीं लिख पाएंगे, अलग से नोटिफाई करते जाएंगे। और कभी कभार कुछ स्पेशल प्रोविजन है, सेव एज अदरवाइज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बोल सकती है कि कुछ चीजों पे ये लागू नहीं भी होगा। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और कभी कभी क्या, एप्लीकेशन। सिर्फ इस लॉ में ही नहीं होने वाला बाबू, जिंदगी में जो लॉ पढ़ोगे खासकर आजादी के बाद, सब में इस तरह की बातें क्या है, कॉमन है। और सेक्शन 2 में क्या मिलता है मोस्टली, उस लॉ में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। उस लॉ में कुछ वर्ड्स बार बार यूज होंगे। अब जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर क्या बोला, सर हमको एडवर्टीजमेंट में ऐसा ऐसा फॉल्स दिखाया था, तो फिर वो बार बार वर्ड यूज हो रहा, तो कंपनी जो सामने वाली थी बोला सर एडवर्टीजमेंट होता क्या, पहले वो बताओ एडवर्टीजमेंट होता क्या है। तो आपको उन शब्दों को क्या करना होगा। और डिफिनेशन मोस्टली कहाँ मिलने वाला तेरे को, सेक्शन 2। बोला कोई प्रूफ, तो प्रूफ के तौर पे सेक्शन 1 में तो ये था, सेक्शन 2 में मैंने क्या बोला, डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है, पहला 2 का 1 में किसका, 2 में किसका, 3 में किसका, 4th 5th कॉम्प्लेनेंट, जिसने कंप्लेन किया है। देख कौन कंप्लेनेंट है, कंज्यूमर कंप्लेनेंट हो सकता है, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन कंप्लेनेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेनेंट हो सकती है, सेंट्रल अथॉरिटी कंप्लेनेंट हो सकती है, या फिर वन और मोर कंज्यूमर where there are numerous consumer having the what, same interest। In case of a death of a consumer, a legal heir or what। अब बेचारा कोई खा के मर गया तो क्या कंप्लेन करेगा, तो उसके बिहाफ पे कौन कंप्लेन कर सकता है, उसका वारिस। इन केस ऑफ ए कंज्यूमर बीइंग ए माइनर, तब कौन हो सकता है, पेरेंट्स और लीगल गार्जियन। लॉ को बहुत क्लैरिटी से बोलना पड़ता भाई, कौन होगा डिफाइन करना पड़ता उसे। सरकारें भी कंप्लेनेंट हो सकती है खुद से, दिख रहा है कि कुछ लोग उसको क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो सेक्शन 2 में तुम्हें क्या मिलने वाला है, डेफिनेशन। और सिर्फ 2 में ही होगा जरूरी नहीं है, और जगहों पे भी हो सकता है, बट 1 और 2 नॉर्मली कॉमन है। फिर किसी ने कहा यदि वो वर्ड डिफाइन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो एक अलग से लॉ है, देख लॉ का नाम क्या है। ये लॉ बोलता है जो वर्ड कहीं डिफाइन नहीं है ना, वो हम डिफाइन किया है, जनरल क्लॉज है। नाम क्या लॉ का, भाई इस दुनिया में बहुत सारे वर्ड्स बार बार यूज होंगे। बोला भाई तेरे लॉ में डेफिनेशन है, बोला नहीं है, तो बोला भाई क्या ले, तो बोला डेफिनेशन, एक काम कर जनरल क्लॉज में सबको क्या किया गया है,
डिफाइन किया गया। एक सेक्शन चालू 1 से 2 से होगा, कहीं ना कहीं तो लास्ट में जाके क्या होगा, खत्म होगा। बड़ा सेक्शन 300 तक जाता है, कंपनी एक्ट 400 500 तक जाता है, कुछ 30 40 सेक्शन में ही खत्म हो जाता है। जैसे ही सेक्शन खत्म होगा, लास्ट सेक्शन जैसे ही एक्ट एंड हुआ, सेक्शन खत्म होने के बाद चालू होता व्हाट, शेड्यूल 1 2 3 यदि है तो। संविधान का कौन सा शेड्यूल तू सीखा है? संविधान का याद दिलाना पड़ता है, शेड्यूल 7 में लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 है। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 7। आर्टिकल 246 क्या बोला? शेड्यूल 7 में मैंने लिस्ट दिया है। तो वो जो शेड्यूल उड्यूल का कहानी है वो कहाँ मिलेगा तुमको कहीं पे? जब सारे सेक्शन क्या हो जाएंगे, खत्म होंगे, उसके बाद क्या चालू होगा? शेड्यूल लिखना चालू करता है लॉ। उसके बाद शेड्यूल लिखना क्या करता है, चालू करता है। एक और शेड्यूल तुम लोग बहुत पढ़ा है क्लास 12 में, जिक्र होता था बार बार, और इंटर के ग्रुप 2 में पढ़ोगे, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में। शेड्यूल 3 कंपनी फाइनल अकाउंट। कौन सा? सुने ना? तो आगे से संवेदनशील रहोगे कि जब लोग शेड्यूल बोल रहे हैं तो वो उस लॉ में सबसे क्या होगा, आखिर में वो सब क्या होने वाला है, मेंशन होने वाला है। संविधान में शेड्यूल 1 2 3 7 रहा, कंपनी एक्ट में भी शेड्यूल 1 2 3 4 5 रहेगा, इनकम टैक्स एक्ट में भी शेड्यूल होगा। तो हर एक लॉ के सेक्शन खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट हो सकता है, शेड्यूल। और अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग चीजों का क्या है, जिक्र है। तुमने शेड्यूल पढ़ा था तो इनकम टैक्स में देख, शेड्यूल 1 में क्या बोला है, इंश्योरेंस, क्योंकि मैंने ऊपर में कौन से लॉ का नाम लिया था। तो इनकम टैक्स एक्ट का शेड्यूल 1 में इंश्योरेंस बिजनेस, तो शेड्यूल 2 में व्हाट, रिकवरी ऑफ टैक्स। समझा? इस तरह से शेड्यूल 14 तक इनकम टैक्स में है, कहीं पे 7 में खत्म होता है, कहीं पे 2 में खत्म हो जाएगा, जितना जरूरत होगा। एक चीज जो कि रोज बार बार मिलेगा, मुझे लगता है एक बार बढ़िया से डिस्कशन कर दो, तुम उसे हमेशा फीलिंग में रखना कि वो कहाँ पे बात कर रहा होगा। और हो सकता है कि उस शेड्यूल में जब उस लॉ को पढ़ोगे तो देख लेना कि वो लॉ में वो शेड्यूल क्या बोलता है। और तू भी जानता है वो एमसीक्यू बोल ले या फिर आंसर लिखते वक्त जब तू उसका जिक्र करता है तो एग्जामिनर को क्या लगता है, भाई इसको तो पूरा पता है जिसे लग रहा है, कहाँ लिखा है, कौन से सेक्शन में लिखा है, ये सब अपने आंसर में उसको क्या कर रहा है, जिक्र कर रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि यदि सेक्शन शेड्यूल ये सब याद है तो अच्छा नंबर मिलता है। एक पूरा नंबर का कहाँ नहीं आता है, मुद्दे की बात तो लिखनी ही है जो है, बट साथ ही साथ उसका रेफरेंस नंबर यूज करने से एग्जामिनर को पता है कि भाई ये असली नब्ज पकड़ा है ना, डॉक्टर ने क्या किया है, नब्ज एकदम सही पकड़ा है। तो सेक्शन सही पकड़ लिया तो उनको क्या लगता है, तुझे मालूम है तूने सही सेक्शन क्या है, पकड़ा है। तो ये, और लास्ट में तू भी जानता है कि ये जो सारा हिस्सा था ये पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव या तो असेंबली ने बनाया, यानी ये सब रास्ता में कोई बैठ के नहीं लिखा था, ये सब कहाँ बैठ के पास होके निकला है, लेजिस्लेटिव संसद भवन से। और संसद भवन में कौन लोग बैठे हैं, तो 543 वो और राज्यसभा वाले,
वो 543 को भेजा कौन, तो लिखा कौन, तुम ही ना। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली लिखा कौन है, तुम ही है। जब तू लिखा है और बाद में बोलेगा हम मानेंगे नहीं, कैसे चलेगा। तू हो सकता था बोल देता हम लॉ नहीं मानेंगे, तो सामने वाले ने क्या बोला, लिखा तू और बोलता हम ही नहीं मानेंगे। जब लिखा तू है तो मानना तो तेरे को ही पड़ेगा भाई। तो लॉ के बारे में बहुत एक सिंपल कंक्लूजन, हम ही लोग लिख रहे हैं भाई। हम लोग कैसे चलेंगे नहीं चलेंगे ये कोई हम पे थोपा थोपा नहीं गया है, लिखा हम ही लोगों ने है। जब हम ही लोगों ने लिखा तो मानना भी क्या है, हम ही लोगों को मानना होगा भाई। तो तुम ये डिनाई नहीं कर सकता कि हम नहीं मानेंगे। बोला ये नहीं होना चाहिए, तो बोला ठीक है उसको भेज, जो जाके वहां पे क्या करेगा, बदल देगा। फिर उसको भेज, तेरे ही हाथ में तो पावर है, अगली बार भेज दे। कभी कभी लेजिस्लेटिव कुछ पावर एग्जीक्यूटिव को दे देती है। क्या, कि तू भाई एक काम कर, सब कुछ हम संसद संसद में बैठ के नहीं लिख सकता, क्योंकि एग्जीक्यूट कराते वक्त प्रॉब्लम बहुत सारा होता है। तो लेजिस्लेटिव ने एग्जीक्यूटिव को क्या बोला, कि भाई तू अपने हिसाब से कुछ रूल क्या है लिख ले। हाँ, तू मेरे लॉ के ऊपर मत लिखना, मेरे लॉ के दायरे में रह के ही तू चाहे तो जो लिखना है क्या कर, लिख ले। इसको हम लोग कहते हैं पावर टू whom, क्योंकि संविधान ने उसको पावर नहीं दिया था। लेकिन ये पावर कौन किसको दे दिया, लेजिस्लेटिव ने ये पावर किसको दे दिया, एग्जीक्यूटिव को दे दिया, कि तू अपने हिसाब से कुछ क्या कर, रूल फ्रेम कर, जिससे कि तू लॉ को सही से क्या कर पाएगा, इम्प्लीमेंट कर पाएगा, और वो लॉ के दायरे के अंदर। तो कभी कभी तू पढ़ते वक्त पढ़ेगा इनकम टैक्स रूल में बोला गया, तो तू क्वेश्चन पूछ सकता था भाई, एक्ट सेक्शन समझ में आया, ये रूल कहाँ से आ गया, तो रूल कौन लिख दिया। तो बोल सकता था रूल तो हम नहीं मानेंगे, हम संसद का मान लेंगे सेक्शन, हम रूल नहीं मानेंगे। सामने वाला क्या बोला, संसद ने ही उसे वो पावर क्या किया है, दिया है, इसलिए वो लिखा है, तो वो भी तुमको क्या करना होगा, मानना होगा। हाँ, उस अथॉरिटी को पावर दिया होना चाहिए। लेकिन सेक्शन लॉ हो या रूल हो, मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता। जो भी लॉ हो भाई, जो भी रूल हो, मेरा फंडामेंटल राइट तो आप मेरा छीन नहीं सकते हो। ये तुमको तो संविधान दिया नहीं है पावर, कि आप मेरा फंडामेंटल राइट छीन लोगे। तुम उसके अगेंस्ट में जा सकता है जुडिशरी, कि ये लॉ हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लॉ हमारा फंडामेंटल राइट क्या कर रहा है, छीन रहा है। तो इस हिस्से को लेके खत्म कर थोड़ा, कि हर एक लॉ का कॉमन कुछ हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन सबका बाप एकदम ऊपर, उसके अंदर में ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो इस पहले चैप्टर में तुझे वो इसलिए कहता है कि ये छोटा छोटा चीज सीख लो। उसका कहना यही था कि जिसे आप रोज पढ़ोगे पता तो कर लो कि क्या है वो। और हाफ अटेड का सवाल ही नहीं है तुम्हें पढ़ने का, ध्यान रखना होगा तुम्हें।
शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड कमेंसमेंट, और चाहो तो अभी जो देखा एप्लीकेशन, वो भी हो सकता है, एप्लीकेबिलिटी। सबसे कमजोर कड़ी है ये पेपर, भाई ध्यान रखना। पता नहीं लास्ट में, आज के दौर में लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं, इसीलिए उसे अंतिम कंक्लूजन में लोग कहते हैं कि लॉ हाल बुरा है। रीजन सिर्फ इसलिए, पढ़ना और लिखना छोड़ देना, और कोई कारण लेजिस्लेटिव के लॉ के तू उसके रूट पे प्रहार कर रहा था कि भाई हम क्यों ही माने, इस क्या है ये, कहाँ लिखा है। तो हर एक लॉ ऑफिशियल पार्ट में ये रहा, और तुझसे जबरदस्ती मनवाया जाएगा ये सब। लॉ ऑफ द लैंड लाइन सुना था, जिस जमीन पे खड़े हो उस जमीन का सारा लॉ आपको मानना होगा। बोला हम पढ़ा नहीं, तो बोला वो सरकार पब्लिश कर चुकी है, अब तुम्हारा जिम्मेदारी है कि जाके पढ़ो। सरकार ने कोई छुपा के रखा नहीं है, जिस दिन लॉ बना वो तो पब्लिश कर दिए। एग्जीक्यूटिव, सरकारी बाबू लोग, यानी एम्प्लॉय जिसको गवर्नमेंट जॉब बोलता है, यानी उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरे के बारे में एक बार डिस्कस कर ले, और वो है कौन, तीसरा कौन, जुडिशरी। तो जुडिशरी कब दखल अंदाजी दे देती है, जब एग्जीक्यूटिव अपना काम सही से क्या है नहीं करता, या कभी कभी जब लेजिस्लेटिव भी अपना काम सही से नहीं करता। जुडिशरी, क्योंकि लोग कभी कभी जुडिशरी पे आरोप लगाते हैं, क्या जुडिशरी पे आरोप लगाते हैं कि तुम एग्जीक्यूटिव के काम में क्यों दखल अंदाजी कर रहा है, लेजिस्लेटिव के काम में क्यों दखल अंदाजी। तो जुडिशरी क्या बोलती है, ये जो बच्चा लोग हमको आके कंप्लेन किया कि सर हमारा सरकारी नौकरी में हमारा नाम नहीं आया, हम लोग का जबकि लिस्ट में क्या था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, टॉप में हम लोग 50 था, और फाइनल लिस्ट जब निकला तो हम लोगों को नौकरी में ही नहीं, मेरा तो नाम ही नहीं था। तो जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव को क्या बोला, तुम अपना सही से काम नहीं किया, तभी ये लोग मेरे पास क्या है आया है। और जब जुडिशरी इन्वेस्टिगेट की तो पता चला कि जिनको नौकरी पे दिया सब लोगों से पैसा लेके क्या किया, नौकरी दे दिया। तो उसमें से जो बहुत सारे लोग थे वो जुडिशरी के पास क्यों गए, क्योंकि पहले तो वो एग्जीक्यूटिव के पास ही गए कि भाई हम लोग का नाम क्यों नहीं आया नौकरी में, हम लोग तो बढ़िया एग्जाम दिया था। इवन इफ लेजिस्लेटिव के पास भी गए, सरकारों के पास भी, कि आप कुछ करो। सरकार पैसा खा करके बाकी लोगों को नौकरी दी है, वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे। तो फिर हम पब्लिक जाए तो कहाँ जाए फिर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काम सही तरीके से किया नहीं, लेजिस्लेटिव सुन नहीं रहा है। लेजिस्लेटिव सुन ले तो एग्जीक्यूटिव को वो क्या करे, कंट्रोल करे सरकारी बाबू लोग को कि क्यों गलती हुआ ये सब। तो फिर तेरे पास अधिकार क्या था, जुडिशरी के पास गया, और जुडिशरी ने कहा कि सब लोगों का नौकरी बातिल करो। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कभी कभी जुडिशरी को क्या बोलते हैं, तो हम लोग के काम में क्यों दखलंदाजी कर रहा है। क्या बोला लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तू हमारे काम में दखल अंदाजी क्यों कर रहा है। तो जुडिशरी क्या बोली, तू काम सिस्टम से किया है,
क्योंकि हमको बैठाया ही क्यों गया था? किसी को कंप्लेन है और वो कंप्लेन हमको दिख रहा है कि वो उसका क्या है, जायज है। तो कल क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? यदि स्कूल सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का मुझे वो लिस्ट नहीं दी कि कौन कौन लोगों को गलत तरीके से नौकरी क्या है दिया गया है, सीबीआई ने कहा कि गलती बहुतों से हुई है। हम लोग सारा रिकॉर्ड मांग रहे हैं तो वो लोग दे नहीं रहे, वो बोल रहे हैं कि जला दिया गया, फाड़ दिया गया। तो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सही तरीके से पाया और कौन गलत तरीके से पाया। ऑब्वियसली गलत तरीकों वालों पे तो रहने का अधिकार, लेकिन 50,000 में से कितने गलत कितने सही मालूम नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या बोला, मुझे वो लिस्ट दो जो लोग गलत तरीके से पाए हैं। उनके लिए प्रॉब्लम क्या है भाई, कैसे दे दे, कैसे? क्योंकि पैसा तो खाए हैं सब वही लोग ना, वो सब तो उनका जाके वो लोग क्या करेगा, 12 बजाएगा ही। 10-10 20-20 लाख लेके नौकरी आप क्या किए हो, इतना मंत्री ऑफिसर जो भी खाए हैं। तो कल से सारे के सारे क्या होगा, जाएंगे वहां और वो तो बोलेंगे हमारा पैसा क्या करो, वापस दो। तो वो लोग मामले को फंसा रहा है, लेकिन मामले को फंसाने के कारण सुप्रीम कोर्ट का कल रफ जजमेंट था, जब लिस्ट नहीं दोगे तो फिर हम क्या करेंगे, सबका कैंसिल कर देंगे। लिस्ट नहीं दोगे तो क्या करेंगे हम फिर? मेरे पास और कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, मैं तो फिर सबका कैंसिल करूंगा। और सबका कैंसिल में पिसा कौन? ऐसी ही सरकारों को हम लोग चुन के भेज रहे हैं, हम लोगों को भी समझ नहीं आता। एक गैर जिम्मेदाराना लापरवाह सरकार को हम लोग क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं। जो लोग भी किस हिसाब से फैसला करते हैं, ये सोच करके कि हमको 500-1000 रुपया महीना मिल गया तो वोट दे दो। हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं ना भाई। वो 500-1000 से ज्यादा जरूरी कौन सा था? वो सब था ना भाई, कि तुम सिस्टम से क्या करोगे, काम करोगे। तुम तो सिस्टम से काम कर ही नहीं रहे हो, बहुत सारा चीज बहुत ही बकवास तरीके से कर रहे हो। और वो 500-1000 का एडवर्टीजमेंट दिखा के हमको क्या कर रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं। जाएंगे पिसेंगे वही सब लोग, अच्छे लोग पूरे लोगों के चक्कर में। और ऐसा हो सकता है कि 50,000 में 40,000 बुरे हैं तो भी 10,000 पिसे, और 50,000 में हो सकता है कि 40,000 अच्छे हैं, तो 10,000 के चक्कर में वो 40,000 का क्या हुआ, पिसना हुआ। और उसके बाद का जो खराब खराब पार्ट था वो तो तुमको भी मालूम है, इतना दिन से जो सैलरी मिला था वापस दो। समझ जा। इसलिए जिंदगी में कभी इन चीजों को बहुत कॉन्सियसली सोचना। तू एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, कोई भी हो, ऐसा नहीं कि ये अपना, जो भी समझदारी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है, भविष्य में प्रॉब्लम हो जाएगा बाबू। और ऐसे ही केस पे क्या एक वर्ड आता है, केस लॉ, जुडिशियल डिसीजन। और हम लोग अपने इंडिया के सबसे बड़े फेमस केस लॉ को किसको मानते हैं आज की तारीख में? जब भी पढ़ेगा उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखा था, इसका जिक्र हो गया था। और इसमें क्या बड़ा हुआ था कि केशवानंद भारती दिखा दिए कि तू सरकार से क्या कर सकता है, लड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने तेरे फंडामेंटल राइट को क्या किया है, छीना है। सरकार ने उनके मंदिर को क्या किया था, हथियार लिया था कि आज से ये सरकारी हो गई। बोला भाई धर्म मेरा, धर्म मेरी, और तू जबरदस्ती हथियार लेगा?
स्टेट ऑफ केरला को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था चुपचाप उनको सब कुछ वापस दो, उनका सब कुछ क्या करो, वापस दो, क्योंकि मठ की स्थापना वो किए, संभाल वो रहे थे, सरकार कहां से दखल अंदाजी कर देगी भाई। इसलिए इस केस लॉ को हम लोग उस नजरिए से देखते हैं, जो कि 1973 में केस हुआ था, जजमेंट आया, और कुछ दिन पहले केशवानंद जी भी गुजरे। तो ये केस लॉ जब आए तो समझ जाना क्या था फैसला, और इसी फैसले से हमें भी हिम्मत मिलता है कि हम लोग भी सरकारों के विरुद्ध क्या है, लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें वो फैसला देगा और सरकार नहीं बोलेगी कि हम नहीं मान सकते। हाँ, सरकार फिर बहाना करती है उल्टा सीधा, लेकिन फिर भी कोर्ट पीछे पड़ जाता है, ये करना तो पड़ेगा। फाइनली इस केस लॉ को लिख के बेसिक चीजों को खत्म करो, फिर मैथ से इंट्रोडक्शन वाले हिस्से से आऊंगा, तुम्हारा एक एक पार्ट में सोर्स ऑफ लॉ से केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कुछ टर्म्स समझा भी दिए थे पहले, प्लेंटिफ किसको बोलोगे, डिफेंडेंट किसको बोलोगे। एग्जाम में जो केस होते हैं आपके, कुछ केस स्टडी जिसको लेकर के सब लोगों का कहना है एक बड़ा डर, तो तू पढ़ा लिखा इंसान है, जिंदगी में जितने भी इम्पोर्टेंट केस लॉ होंगे खुद से पढ़ लेना बाबू, कि वो क्या था झगड़ा, उस झगड़े में फैसला क्या आया था। बार बार बोल रहा हूं, तुम अपने से हर एक चीजों को खुद से करने की आदत डालो। मैं बस तुमको रास्ता दिखा रहा हूँ, खुद तुम चीजों में कर सकता है, वेट करने का जरूरत नहीं किसी के लिए भी, और किसी का भी समझाना तेरे दिमाग को फिर वो समझने से रोकना चाहता है। इसलिए केस स्टडी में हम लोग कहते हैं ये चार बातें, सीधा बात है, जो दुखी इंसान, जो ऑफेंडेड होगा, वो झगड़ा जाके केस करेगा, और उसके केस करने के बाद आर्गुमेंट विटनेस, आर्गुमेंट विटनेस को सब कुछ ध्यान में रख के कोर्ट के फैसले होंगे, और उस फैसले में विनर कोई एक हो सकता है। पढ़ते वक्त तो उसमें, या जब तो एग्जाम में तेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहले तो क्वेश्चन में केस का फैक्ट होगा, वो फैक्ट नहीं भी लिखेगा तो चलेगा आंसर में, बट लिखना होगा क्या, वो जो केस है उससे रिलेटेड सेक्शन और प्रोविजन कौन से है। प्रोविजंस मतलब सेक्शन, लॉ, क्योंकि कौन सा लॉ का पार्ट है, तुमको तो एक ही सब्जेक्ट में 5-6 लॉ पढ़ने हैं। तो कौन सा लॉ का हिस्सा है और कौन सा सेक्शन से वो संबंधित है। एक बार जब वो क्लियर हुआ, तो सेक्शन में लिखी हुई बातों को फैक्ट से कोरिलेट करो, और कोरिलेट करने पे तुमको खुद ही एक जज की भूमिका में होगे कि फैसला क्या होना चाहिए था। पहला हिस्सा तुमको मिलता है, और ये 3 हिस्सा तुमको अपने आंसर में क्या है, बताना पड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आंसर को लिखे कैसे, तो ये हिस्सा तो सवाल ही है, तुमको क्या करना है, लॉ और सेक्शन को कोरिलेट करना है, और फिर उन दोनों का क्या करना है, कोरिलेशन एनालिसिस करना है, और एनालिसिस के बाद तुमको क्या करना है, डिसीजन और कंक्लूजन देना है।
वही तुम्हारा आंसर है। तो लॉ पढ़ने का नजरिया तो बना रहा था कि पढ़ेगा कैसे। चलिए अभी के लिए यही रहा।